नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा और इंडोधाई न्यूज में आपका स्वागत है। इस हफ्ते बुलेटिन में क्या है कुछ खास, चलिए दिखाते हैं आपको। किसान आंदोलन को 2 महीनों से ज्यादा का समय बीत चुका है और अब किसान देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में दिल्ली की सीमाओं पर पहुंच रहे हैं। किसान लोग पिछले 2 महीनों से अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और उनकी सिर्फ यही मांग है कि सरकार कृषि के इन काले कानूनों को वापस ले। लाल किले पर हुई हिंसा के बाद कुछ ऐसा लग रहा था कि आंदोलन जैसे थम सा गया हो या इसका रुख थोड़ा नरम सा पड़ जाएगा, लेकिन इसके विपरीत कुछ देखने को मिला। इसके बाद आंदोलन और उग्र हो गया। देश के अलग अलग राज्यों से किसान बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचने लगे। दिल्ली की सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में तब्दील हो गई। सरकार को किसानों को रोकने के लिए किलों की फेंसिंग करनी पड़ी, किलेबंदी का सहारा भी लेना पड़ा। इतना ही नहीं, किसानों का ये रूप सरकार के लिए बड़ी मुश्किलें भी खड़ा कर सकता है। वहीं दूसरी ओर संसद का बजट सत्र भी शुरू हो गया, लेकिन संसद के बजट सत्र से पहले पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में उन्होंने यही कहा कि सरकार अभी भी किसानों से बात करने के लिए इच्छुक है, बस दूरी है तो एक फोन कॉल की। इसके ऊपर किसानों की यही प्रतिक्रिया थी कि वो भी सरकार से बात करने के लिए तैयार है। वो भी चाहते हैं कि बातचीत से मसला सुलझे, लेकिन मामला और बिगड़ गया। किसानों के तेवर इतने उग्र हो गए कि देश के अलग अलग राज्यों में महापंचायतें होने लगी। यूपी के बिजनौर में महापंचायत हुई तो दूसरी ओर हरियाणा के जिंद में भी महापंचायत बैठक बुलाई गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंचे। सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, हरियाणा के जिंद में हुई महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे और उन्होंने मंच से सरकार को कई चुनौतियां दी। किसान नेता राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो वो 44 लाख ट्रैक्टर के साथ मार्च करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार से यह भी कहा कि सरकार का ये रवैया सही नहीं है। लाल किले पर भी किलेबंदी की गई थी, तो सोचिए इसके आगे क्या हो सकता है। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि उस दिन दिल्ली में 30 लाख से ज्यादा किसान मौजूद थे, इसीलिए मैंने सिर्फ पानी मांगा। अगर आग मांगते तो पता नहीं क्या हो जाता। मैं अपने किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि मैंने पानी की मांग इसीलिए की थी क्योंकि पानी की तासीर ठंडी होती है, इसलिए नरमी बरतें, अपना सारा गुस्सा मुझे दे दें क्योंकि मैं उनके लिए अभी भी खड़ा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस देश का युवा चाहे तो वो शासन हिला सकता है, गद्दी पर राजा को पलट सकता है। जब जब राजा डरता है तो वो किलेबंदी करता है। तो क्या राकेश टिकैत की ये तीखे तेवर और किसानों का ये उग्र आंदोलन सरकार को झुकने पर मजबूर करेगा? साल 2021 में होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए डेट शीट जारी कर दी गई है। 12वीं की परीक्षा 4 मई से होगी, जो 2 सत्रों में आयोजित की गई है, सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक, और दूसरा आयोजन 2:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक। वहीं दूसरी ओर 10वीं की परीक्षा 6 मई से शुरू होगी, जो एक ही सत्र में आयोजित की जाएगी। इसके अलावा कोविड-19 की गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं, जैसे कि छात्रों को फेस मास्क लगाकर परीक्षा देनी होगी। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यह भी कहा कि केंद्रों को इस तरीके से अलॉट किया जाएगा जिससे ज्यादा भीड़ ना हो, बच्चों को कोरोना से बचाया जा सके। 10वीं की परीक्षाओं के लिए यानी कि 10वीं के छात्रों के लिए एक और अच्छी खबर आ रही है। इस साल होने वाली परीक्षाओं में एक नया मोड़ आने वाला है। मिशन इंडिया के तहत एक नई स्कीम लागू की जाएगी। यदि कोई छात्र गणित, विज्ञान या सोशल साइंस के विषय में कम अंक प्राप्त करता है या वो फेल हो जाता है तो उसका पूरा साल बर्बाद हो जाता है। बस इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये स्कीम लागू की है, जिसके तहत अगर कोई छात्र किसी और स्किल बेस्ड विषय में अच्छा है तो वो अपने इन सब्जेक्ट्स को उन सब्जेक्ट्स के साथ रिप्लेस कर सकता है। यानी कि अगर किसी के गणित और विज्ञान में कम अंक आए हैं तो वो अगर किसी स्किल बेस्ड जैसे कि कंप्यूटर या और किसी स्किल बेस्ड में अच्छा है तो वो रिप्लेस करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक आजकल छात्र स्किल बेस्ड विषयों पर ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। बस इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है।
जहां साल 2020 में 20% छात्रों ने स्किल बेस्ड विषयों को चुनकर अपनी रुचि दिखाई है, तो साल 2021 में 30% छात्रों ने स्किल बेस्ड विषयों पर रुचि दिखाकर अपना सुझाव दिया है। बस इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये स्कीम लागू की है। अंग्रेजी में जब जब किसी शब्द की खोज करनी हो तो सबसे पहले जिस डिक्शनरी का नाम आता है वो है ऑक्सफोर्ड। और इसका सबसे अहम कारण ये भी है कि इसमें सभी शब्दों को जोड़ा तो जाता ही है, साल दर साल इसमें नए शब्दों को और प्रचलित शब्दों को भी अपग्रेड किया जाता है, जिसके बाद लोगों की इसमें रुचि बढ़ती जा रही है और विश्वसनीयता भी बढ़ती जा रही है। साल 2020 में ऑक्सफोर्ड ने जिस शब्द को चुना है वो है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता शब्द को इस साल ऑक्सफोर्ड ने डिक्शनरी में शामिल किया है। ऑक्सफोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना है कि आत्मनिर्भरता शब्द का प्रचलन बड़ी तेजी से हुआ है और हमारी टीम ने इसे चुना है। लोगों ने अपने सुझाव भेजे, उन सुझावों में से हमारी टीम ने इस शब्द का चयन किया और उसके बाद इस शब्द को चुना गया। ऑक्सफोर्ड ने पीएम मोदी को भी इसकी वजह बताया। उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने साल 2020 में अपने भाषण में आत्मनिर्भरता शब्द का सबसे ज्यादा प्रयोग किया, जिसके बाद इस शब्द का प्रचलन बड़ी तेजी से बढ़ गया और गूगल पर यह शब्द बड़ी तेजी से ट्रेंडिंग भी होने लगा, जिसके बाद इसके प्रचलन को बढ़ते देखते हुए इसे डिक्शनरी में चुना गया है। कोरोना काल के दौरान भारत ने वैक्सीन का उत्पाद बड़ी तेजी से किया है और यह आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसलिए आत्मनिर्भरता के बढ़ते प्रचलन को देखकर इस साल ऑक्सफोर्ड ने आत्मनिर्भरता शब्द को डिक्शनरी में शामिल किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया है, जिसमें 6 मुख्य केंद्रों पर ध्यान दिया गया है। इस प्रस्ताव में 6 बातों पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है, जिसमें कि स्वास्थ्य सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं, मानव पूंजी विकास, इस तरह के कई प्रस्ताव शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर कोरोना अभियान के लिए 35,000 करोड़ का ऐलान भी किया गया है। कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी भी हटा दी गई है, लेकिन सैलरी क्लास के लोगों को कुछ खास नहीं मिला है। लेकिन हाँ, 75 वर्ष से ऊपर के लोगों पर से आय कर को हटा दिया गया है। इसके अलावा किसानों की भी बात की गई है। एमएसपी को 1.5 गुना बढ़ा दिया गया है और यह आगे भी जारी रहेगा। बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कोरोना काल में और आर्थिक संकट में ये बजट पेश किया गया है। साधारण असाधारण लोगों का ध्यान में रखकर इस बजट को पेश किया गया, जिससे देश को आर्थिक मजबूती मिलेगी। बजट के बाद पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रिया भी आने लगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए उन्हें ढेर सारी बधाइयां दी। उन्होंने ये कहा कि कोरोना की इस काल में देश को जो बजट दिया गया है ये बहुत अच्छा बजट है। मैं केंद्र सरकार को बधाई देता हूं। वहीं दूसरी ओर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बजट से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, रक्षा हर स्तर पर बदलाव देखा जाएगा। ये बजट मजबूती लाएगा देश की अर्थव्यवस्था में। ये बजट सबके लिए खास है और सबके लिए अच्छा है। तो वहीं दूसरी ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस बजट से रक्षा के क्षेत्र में भी काफी बढ़ावा मिलेगा। ये बजट सच में बहुत अच्छा है, पेश किया गया है। इस बजट में हर प्रस्ताव को बड़ी बारीकी से समझा गया है। मैं इसके लिए वित्त मंत्री की टीम को बधाई देता हूं। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि इस बजट में किसानों को क्या मिला। सरकार कहती है कि किसानों की आय बढ़ेगी। क्या इस बजट से किसानों की आय दोगुनी होगी? जो युवा रोजगार पाना चाहते हैं, क्या इस बजट से युवाओं को रोजगार मिलेगा? ये तो बाद में पता चलेगा। घूमना फिरना सबको पसंद होता है। जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहां से वीडियोस और पिक्चर का ढेर सारा कलेक्शन करके लाते हैं, ताकि फ्यूचर में हम उन्हें देखकर अपनी यादों को ताज़ा कर सकें। लेकिन सोचिए, अगर इस घूमने के बदले आपको ढेर सारे उपहार मिले और पुरस्कार भी मिले, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। बस इसीलिए इंडो थाई न्यूज़ लेकर आया है आपके लिए ट्रेवलॉग अवार्ड्स। जी हाँ, इस अवार्ड्स में उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा जो घूमने और फिरने के शौकीन हैं, वहाँ पर अच्छी अच्छी वीडियोस और फोटो बनाने की भी शौकीन है।
ये एक तरीके का कंपटीशन है, तो हम आपको बताएंगे इस कंपटीशन में आपको कैसे भाग लेना है और क्या क्या करना होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इस कंपटीशन में एंट्री बिल्कुल फ्री है, आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना है। बस आपको क्या करना है, आप जिस भी जगह जा रहे हैं वहां से कुछ वीडियोस हमें भेजनी है, या फिर उस जगह से कुछ ब्लॉग लिखकर भी आप हमें भेज सकते हैं। हमें उस जगह की महत्वता के बारे में बताना है कि वहाँ क्या कुछ खास है, कैसे पहुँचा जा सकता है, वहाँ के खाने में क्या अलग स्वाद है। ये इसी तरह की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने ब्लॉग या वीडियोस हमें भेज सकते हैं, और जिन लोगों के वीडियोस और ब्लॉग को पसंद किया जाएगा उन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा आपको होटल्स के फ्री वाउचर्स भी मिलेंगे। तो जल्दी से भेजिए अपनी वीडियो और ब्लॉग्स और बन जाइए इस अवार्ड का हिस्सा। चीन ने म्यांमार की तख्तापलट सेना को खुला समर्थन देते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में निंदा प्रस्ताव को रोक दिया। अमेरिका, ब्रिटेन समेत राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों ने तख्तापलट सेना के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया था। दरअसल आपको बता दें कि सोमवार को सेना ने आंग सान सू की समेत कई सांसदों को गिरफ्तार कर लिया था और सत्ता पर कब्जा जमा लिया था। इतना ही नहीं, सेना ने 1 साल तक के लिए आपातकाल का भी ऐलान कर दिया था, जिसके बाद कई देशों ने इसकी निंदा की है। दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को ये अधिकार है कि वो किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं, उन्हें ये वीटो पावर मिली हुई है। तो चीन और रूस ने इसी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए निंदा प्रस्ताव पर रोक लगा दी है। म्यांमार में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत क्रिस्टिन ने भी तख्तापलट की निंदा की है। इसके अलावा G7 में शामिल देशों ने भी इसकी निंदा करते हुए कुछ ऐसा ही साझा बयान जारी किया है, लेकिन रूस और चीन ने मिलकर इस निंदा प्रस्ताव को रोक दिया है। अस्थायी देशों ने अपील की है कि जल्द से जल्द इस आपातकाल की स्थिति को रोका जाए, लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को सत्ता बहाल करने दिया जाए, मानवाधिकार के सम्मान की रक्षा की जाए। लेकिन चीन और रूस अपनी बात पर अड़े हुए हैं। निर्वाचित सरकार का नेतृत्व करने वाली आंग सान सू को हिरासत में लेने के बाद उन्हें नहीं देखा गया है। उनके साथ दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जैसे कि राष्ट्रपति, उनकी केंद्रीय समिति के कुछ सदस्य और उनके निजी वकील को भी हिरासत में लिया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि कथित तौर पर उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। इस सप्ताह के बुलेटिन में ये थी कुछ खास खबरें। अगली बार हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।